कही है। उन्होंने राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि माना और जो भारतीय संविधान की संरचना उन्होंने की, उस संरचना में अनुसूचित जात चूँकि सदियों से दबे थे, कुचले थे और उनको दलित कहा जाता था, उनको आगे बढ़ाने के लिए, इस देश से छुआछूत को समाप्त करने के लिए उन्होंने संविधान में उचित व्यवस्था की और जिसके कारण आज हमारे लाखों दलितों को रोजी-रोटी मिल रही है, सेवाओं में उनको मौका दिया जा रहा है और इसके साथ-साथ विधानसभा, लोकसभा में भी आरक्षण की बाबा साहब ने जो व्यवस्था की थी, उसी के अंतर्गत आज हम भी हैं और बहुत सारे हमारे तरह से दलित भाई लोकसभा में और विधानसभा में अपने पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो सर जो ये वीडियो वायरल है बाबा साहब जी को लेकर के, हम अमित शाह जी कह रहे हैं कि एक नया फैशन चला है और जिसमें अंबेडकर करते हुए वायरल हुआ वीडियो, इसको लेकर के विपक्ष हंगामा कर रहा है। विपक्ष 25 नवंबर से लोकसभा प्रारंभ की गई थी और ये सत्र 20 दिसंबर 2024 को समाप्त हुआ। इस सत्र में जितने भी विपक्ष के लोग थे उन्होंने सत्र को चलने नहीं दिया और हर बार कुछ न कुछ कोई एक बिंदु लेकर बेल में चले जाना और इस देश की जो प्रगति हो रही है, प्रगति को रोकने का प्रयास किया गया। जहाँ तक किसी के व्यक्तिगत मत का सवाल है, बाबा साहब सबसे ऊपर माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने इस देश के लिए एक ऐसा संस्कार दिया है, एक ऐसी संस्कृति दी है और एक ऐसा राष्ट्रधर्म पिरोते हुए संविधान दिया है जिसके अंतर्गत सभी लोग बंधे हुए हैं और उसी सिद्धांत और उसी कानून के आधार पर यह देश चल रहा है। जहाँ तक अन्य बातों का प्रश्न है, वो तो इनको मौका चाहिए था। पहले से भी ये लोग चाहते थे कोई न कोई बहाना लेकर, कभी पीडीए का बहाना लेकर ये लोग इस देश में प्रजातंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा करने की कोशिश कर रहे थे और आज भी उनका यही सिद्धांत रह गया है कि किसी न किसी रूप में हम आने वाले जो चुनाव हैं उसमें शासन और सत्ता में विराजमान हो जाए, उसके लिए ये कोई भी हथकंडा अपनाने को तैयार होते हैं। जहाँ तक देखा जाए तो कांग्रेस जो है कभी भी बाबा साहब को बढ़ने नहीं देना चाहती थी। यहाँ तक कि कांग्रेस ने बाबा साहब को हमेशा नीचा दिखाया। बाबा साहब जब संविधान सभा के लिए उन्होंने चुनाव लड़ा तो बाबा साहब को हराया गया। उसके बाद मुस्लिम लीग से बाबा साहब ने फिर वेस्ट बंगाल से किसी तरह से संविधान सभा में आए। संविधान सभा में न आते बाबा साहब तो कदाचित संविधान लिखने का उनको हक भी नहीं मिल पाता और ये सब कांग्रेस की नीति थी। बाबा साहब इनके सिद्धांत से सहमत नहीं थे, इसीलिए उन्होंने रिजाइन किया। जब रिजाइन किया तो उस समय भी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में थे, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। बाबा साहब ने थोड़ा सा अपना प्रतिक्रिया भी व्यक्त की कि हमें और भी बड़े विभाग दिए जा सकते थे। उस पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने यहाँ तक कह दिया कि बाबा साहब के चले जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये सब बातें हुई। उसके बाद उन्होंने रिजाइन किया। 1952 में जब वो चुनाव लड़े थे तो चुनाव में उनको हराया गया। 1954 के 22 इलेक्शन में हराया गया। ये कांग्रेस पार्टी की नीति थी और उन्हीं के पीए से उनको हरवाया गया और उस पीए को पद्म विभूषण से भी सम्मानित इसी कांग्रेस ने किया। बाबा साहब जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहे, लेकिन कांग्रेस ने उनको नीचा दिखाने के लिए डॉक्टर बाबू जगजीवन राम जी को भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन बाबा साहब का जो विद्वता थी उसके सामने कुछ नहीं भी थे और यही कारण है कि बाबा साहब हमेशा ही दलितों और पिछड़ों के बीच में सर्वाधिक लोकप्रिय हुए और आज भी बाबा साहब को लोग मसीहा के रूप में मानते हैं और जानते हैं। संसद में सर उस दिन राहुल गांधी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि धक्का मुक्की हुई और उसमें आपके 2 सांसद घायल हुए, क्या कहेंगे सर इस पर आपका? ये बहुत ही अशोभनीय घटना थी, कांग्रेस के द्वारा की गई। संसद में इस प्रकार का व्यवहार किया जाना जिससे केवल देश को नहीं बल्कि पूरे दुनिया में
इस प्रकार के संसद में बिहेवियर से कांग्रेस की एक तरह से कहा जाए तो कांग्रेस के लिए बहुत ही गलत ये बात थी। उन्हें इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। संसद में अगर ये आप करते हैं तो उसका नसीहत क्या मिलेगी इस देश को? लोग क्या समझेंगे कि कांग्रेस की नीति यही है कि लड़ाई झगड़ा करते रहो, इस देश को फिर 75 साल पीछे धकेलने की कोशिश है। आज जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी, यहाँ तक कि बहुजन समाज पार्टी भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का राग अलाप रही है, क्या इन लोगों को नहीं पता था कि बाबा साहब किस प्रकार से संघर्ष किए? पहले कहाँ थे सब लोग? जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी का है, उन्होंने 24 तारीख के लिए एक धरना प्रदर्शन का उन्होंने प्रयास किया है, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि 2012 से 2024 इन 12 वर्षों में क्या एक भी धरना प्रदर्शन बहुजन समाज पार्टी के द्वारा किया गया है, या केवल कांग्रेस के सपोर्ट में इस प्रकार की बातें की जा रही हैं? ये सब चीज़ें सारी दुनिया देख रही है, दलित भी देख रहे हैं, पिछड़े भी देख रहे हैं, माइनॉरिटीज के लोग भी देख रहे हैं और पूरा देश देख रहा है। सर भरे सदन में सर राज्यसभा सांसद के द्वारा मोदी जी को चोर 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 बोला गया, संजय सिंह के द्वारा, क्या कहेंगे सर? ऐसा अमर्यादित भाषा न तो किसी व्यक्ति को शोभा देती है, न किसी पार्टी को शोभा देती है। ये इसकी जितना भी इसको कंडेम किया जाए वो कम होगा। सर अभी आपने कहा कि जो प्रयास किया गया धक्का मुक्की का, तो उसको लेकर के कांग्रेस के जो मेंबर हैं और जो सांसद रहे, उनका कहना है कि नहीं, शुरुआत किया गया था भाजपा के सांसदों के द्वारा, उन्हें एंट्री नहीं लेने दिया जा रहा था, इस कारण से घटना हुई। देखिए, हमेशा का ये नियम है कि अगर कहीं कोई पार्टी बैठी हुई है, कहीं पार्टी के कार्यकर्ता हैं या पार्टी के सम्मानित लोग भी हैं और दूसरी पार्टी के लोग वहीं जाने की कोशिश करेंगे, तो जाहिर है कि उनके इरादे पहले से ही खराब थे। वो चाहते थे धक्का मुक्की करना, वो चाहते थे कि किसी तरह से बवाल पैदा हो। अगर बवाल पैदा नहीं करना चाहते तो उस रास्ते से उनको जाना ही नहीं चाहिए था। अब क्या बाबा साहब अम्बेडकर जी जैसे महापुरुषों का राजनीतिकरण होने लगा है? बाबा साहब राजनीतिकरण के लिए नहीं बने हैं। बाबा साहब संविधान रचयिता पूरे देश के लिए बने हैं, एक जाति के लिए नहीं, एक वर्ग के लिए नहीं है, एक समाज के लिए नहीं है। बाबा साहब सर्व समाज में मान्य है, क्योंकि संविधान सबके लिए लागू होता है, संविधान सब पर लागू होता है। सर आपके क्षेत्र की जनता का कुछ सवाल है। उनका कहना है कि हमारे क्षेत्र में कुछ है, जैसे चाहे शौचालय ले लिया जाए, आवास ले लिया जाए, उस पर कमीशन खोरी चल रही है। लाभ दिया जा रहा है तो उसके बदले में अगर आवास दे रहे हैं तो 10 से 15 हज़ार, और अगर शौचालय दे रहे हैं तो 2 से 4 हज़ार रुपये। कहीं तो कोई ऐसा आरोप आ रहा है, तो ये हो सकता है कि कहीं कोई गांव प्रधान इस प्रकार की शरारतपूर्ण व्यवहार कर रहा हो। अगर इस प्रकार की कहीं भी कोई भी हमारे सामने बात आती है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। आप जानते हैं माननीय योगी जी की, माननीय मोदी जी की जो सरकार है वो जीरो टॉलरेंस पे चल रही है। भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता इस सरकार में, और अगर इस प्रकार का कहीं भी कोई सुनाई पड़ती है तो निश्चित रूप से हमारे संज्ञान में लाइए, और मैं शासन और प्रशासन से इस पर तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध भी करूँगा। खबरों में एक तरफ तो योगी जी, मोदी जी भ्रष्टाचार मुक्त करने का बात कर रहे हैं, लेकिन खबरों में हमेशा देखा जाता है कि अधिकारी इतना घुस लिया, इस मामले में इतना हुआ, और जिस पर कई कार्रवाई भी होती है, पकड़े भी जाते हैं। तो आखिर क्या डर नहीं है सत्ता का इन अधिकारियों पर, या उनका क्या मंशा है? आपको मालूम है कि कानून बना है, कानून के अंदर कार्रवाई होती है। अभी कोई चला जा रहा है रास्ते में, उसका अगर दुर्घटना हो जाती है तो दुर्घटना या तो उस गाड़ी को चलाने वाले से होगी या सामने आने वाले से होगी, लेकिन दुर्घटना तो हुई। तो ठीक इसी प्रकार से कोई ये जरूरी नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष के कारण कहीं किस प्रकार का संविधान को तोड़कर या भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की बात कही गई हो, लेकिन अगर इस प्रकार की कोई भी बात हमारे संज्ञान में आती है या शासन के संज्ञान में आती है तो उस पर कठोर कार्रवाई माननीय योगी जी भी कर रहे हैं और केंद्र सरकार भी कर रही है। तो इसमें किसी भी प्रकार का समझौता करने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। सर इस समय पूरे देश का माहौल सत्ता पक्ष और विपक्ष है, ऐसा स्थिति बना दिया गया है कि
अगर देखा जाए तो लोकतंत्र को उदार रखना चाहिए, लेकिन एक तरह से एक पक्षी हो रहा है, या कहा जाए तो तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा कुछ बिल्कुल राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है। ऐसा कोई भी राजनीतिक विशेषज्ञ नहीं कर रहा है। जो भी नियम बन रहे हैं, जो भी कानून बन रहे हैं, या तो विधानसभाओं में बन रहे हैं या फिर लोकसभा पारित करती है। लोकसभा में जो भी विधेयक बन रहे हैं, जो भी एक्ट आ रही है, वो सारे के सारे एक किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, बल्कि उसमें बहुमत के आधार पर संविधान में जो प्रावधान किए जा रहे हैं या जो कोई कानून बन रही है या बनाई जा रही है, इस पर किसी का, एक व्यक्ति का कोई इस पर वो नहीं है, कंट्रोल नहीं है। जहाँ तक माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रश्न है, माननीय प्रधानमंत्री जी एक दिशा निर्देशन देते हैं और उस दिशा निर्देशन के ऊपर पूरा का पूरा हमारा देश कार्य कर रहा है, जिसके कारण आज हम इस पूरे विश्व में आर्थिक मजबूती में चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं और सैन्य शक्ति में भी हमारी कोई तुलना नहीं रह गई है। सर, अभी आपसे वो जवाब बाकी रह गया। अमित शाह जी का जो बयान रहा, उस पर आपका क्या व्यू है? क्या वो सही रहे, बयान दिए वो सही है या फिर गलत है? ये सब बातें केवल भ्रमित करने को, जनता को भ्रमित करने के लिए पैदा की जा रही हैं। बहुत से लोग अपना व्यक्तिगत जो उनके व्यक्तिगत सुझाव होता है या व्यक्तिगत कोई बात कहते हैं, तो उसको इस प्रकार से तोड़ मरोड़ कर और उस पर इस प्रकार का देश में आंदोलन करना और देश में विकास के कार्यों को रोकना उचित है। सर, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर ये जो सुझाव है ये देश हित में है। वन नेशन और वन चुनाव होना ही चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि लगातार 5 वर्षों तक कोई न कोई चुनाव आता रहता है और इससे जनता भी पीड़ित हो जाती है, विकास के कार्य भी प्रभावित होते हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन ये जो सरकार अभी ले आने की बात सोच रही है, तो बहुत पहले से चल रहा था और सरकार ने उसको मूर्त रूप देने का काम किया है। इससे देश की प्रगति में ये एक मील का पत्थर साबित होगा। और दूसरी बात ये है कि जो सरकार के ऊपर बोझ पड़ता था आर्थिक, जो जनता के ऊपर उनका समय बर्बाद होता था, उनको परेशानियां होती थी, उन सब से उसकी मुक्ति भी मिल सकती है। क्या लगता है सर, लागू हो जाएगी प्रक्रिया, क्योंकि अभी जेपीसी में मामला चला गया है? जेपीसी में मामला गया है, जेपीसी अपनी रिपोर्ट दे देगी, उसके बाद दोनों सदनों से पारित भी होगा और ये लागू भी होगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ ये उचित भी है। सर, वन नेशन वन इलेक्शन से सत्ता का केंद्रीकरण और छोटे पार्टियों का विलुप्त होने का डर है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कहीं भी कभी भी नहीं हुआ है और न होगा। छोटी पार्टियों को तो, छोटी पार्टियां तो अपने आप में किसी व्यक्ति विशेष के प्रभाव में चल रही हैं। छोटी पार्टियां केवल एक व्यक्ति जो पार्टी को खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, वो कुछ मुद्दों को आधार बनाता है, उसके ऊपर पार्टी खड़ी हो जाती है और इस प्रकार से सैकड़ों पार्टी इस देश पे चल रही हैं और किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और ले लीजिए सर, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो इससे मंत्रियों का प्रचार करने का समय बचेगा, तो अपने मंत्रालय का कार्यभार देखेंगे। तो सर, आखिरकार क्यों जब एक मंत्री शपथ ग्रहण कर लेता है तो मंत्रालय का काम छोड़कर किसी पार्टी विशेष के लिए प्रचार कर रहा है, उस पर क्यों चुनाव आयोग रोक नहीं लगा रही है, या रोक लगाएगी तो उचित है या नहीं? मंत्री भी पार्टी के सदस्य होते हैं और जिस पार्टी की सरकार होती है उसी पार्टी से वो चुनकर जाते हैं और इसलिए पार्टी के प्रति भी उनका दायित्व रहता है, अपने क्षेत्र के प्रति भी दायित्व रहता है और सरकार के प्रति भी दायित्व रहता है। तो अगर मंत्री अपने तीनों दायित्वों को निभाने का प्रयास कर रहा है तो इसमें बुराई किस बात की है? तो सर, शपथ तो मेन कार्य के लिए लिया गया है। शपथ लिया जाता है देश के प्रति कि हम देश को अक्षुण्ण रखने में हमेशा तत्पर रहेंगे और अपना पूरा प्रयास करेंगे और जो भी विषय उनके संज्ञान में लाया जाएगा उसको किसी प्रकार से हम पब्लिक नहीं करेंगे। ये नहीं कहा जाता है कि हम पार्टी छोड़ देंगे। संविधान, ये जो शपथ होती है उसमें पार्टी की कोई बात नहीं आती।
तो पार्टी से तो जुड़े हुए हैं, पार्टी के माध्यम से ही वो सदस्य चुने जाते हैं, चाहे लोकसभा में हो चाहे विधानसभा में, और उसके पार्टी के प्रति भी उनका दायित्व बनता है। पूर्णकालीन वही सवाल उठता है कि पूर्णकालिक प्रचार नहीं करते हैं, यानी अपूर्णकालीन भी कोई है चुनाव तो उसमें जाकर भी प्रचार करते हैं, जैसे एक प्रदेश का मुखिया दूसरे उससे प्रदेश में जाकर उसको कर आप रहा कैसे है। रोक सकते हैं किसी को? ये तो उनका भी दायित्व है, पार्टी के प्रति उनका दायित्व नहीं होगा, पार्टी कैसे बढ़ेगी? उसके लिए तो सर इलेक्शन से 3 महीने पहले का समय दिया जाता है कि इलेक्शन से पहले 3 महीने के समय में सारी पार्टी अपना प्रचार करती है, और जो रूलिंग होती है वो भी प्रचार करती है, कोई नई बात तो है नहीं इसमें। पार्टी और के कोई ऐसे व्यवस्था भी नहीं है, कोई इस प्रकार का संवैधानिक प्रावधान भी नहीं है कि किसी भी मंत्री को हम रोक दें कि वो अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार नहीं करेगा। ठीक है।